अच्छा, क्या कभी ये सोचा है कि हम अपनी इस गोल गोल धरती पर किसी भी जगह का एकदम सटीक पता कैसे बता सकते हैं? मतलब चाहे वो समुद्र के बीच में तैरता कोई जहाज हो या फिर किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी। ये एक ऐसी बुनियादी चुनौती है जिसका सामना हम सब ने सदियों से किया है। और बस यहीं से असली मुश्किल शुरू हो जाती है। आप ही सोचिए, एक गोल चीज जैसे कि एक गेंद, उसे एक सपाट कागज पर हूबहू कैसे उतारा जा सकता है? ये वो पहेली है जिसे नक्शा बनाने वाले लोग न जाने कितनी सदियों से सुलझाने में लगे हुए हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। जरा सोचकर देखिए, अगर आप एक संतरे का छिलका उतारकर उसे मेज पर बिल्कुल सपाट, मतलब एकदम फ्लैट बिछाने की कोशिश करें, तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं से फटेगा, मुड़ेगा या टूटेगा ही, है ना? बिना तोड़े मरोड़े ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। हमारी धरती के नक्शे के साथ भी सच पूछिए तो ठीक यही होता है। और देखिए, यही वजह है कि एक ग्लोब किसी भी चपटे नक्शे के मुकाबले हमारी दुनिया का कहीं ज्यादा सटीक मॉडल माना जाता है। क्यों? अरे क्योंकि ग्लोब का आकार भी तो हमारी धरती जैसा ही गोल है, तो उसमें वो खिंचाव या तोड़ मरोड़ नहीं होता जो हमें अक्सर चपटे नक्शों में देखने को मिलता है। तो गोल धरती और चपटे नक्शे की इस सदियों पुरानी समस्या के साथ हम किसी भी जगह का एकदम पक्का पता आखिर लगाएंगे कैसे? इसका हल एक बहुत ही जाने पहचाने से विचार में छिपा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सपाट नक्शा पूरी तरह सटीक नहीं है, तो फिर इतने बड़े ग्लोब पर किसी एक खास जगह को ढूंढा कैसे जाए? कोई ना कोई तरीका तो होना ही चाहिए, राइट? और इसका जवाब छिपा है एक ऐसी प्रणाली में, एक ऐसे सिस्टम में जिससे हम शायद पहले से ही वाकिफ हैं। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक खेल से शुरू होता है। और इसका सबसे बढ़िया और सबसे सरल उदाहरण हमें मिलता है शतरंज के खेल में। ये हमें एक बहुत जरूरी सुराग देता है। देखिए, शतरंज की बिसात पर हर खाने की अपनी एक पहचान होती है ना? एक अक्षर और एक संख्या को मिला दीजिए और बस आपको उस खाने का पता मिल गया। जैसे एक प्यादे को घ2 से घ4 पर ले जाना। इस आसान से तरीके से हम किसी भी खाने की बिल्कुल सही जगह बता सकते हैं। तो तकनीकी रूप से कहें तो बस इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा नंबरों या कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके किसी भी बिंदु की सही सही स्थिति तय की जाती है। और कमाल की बात यह है कि हमारी धरती भी बिल्कुल इसी तरह के एक ग्रिड का इस्तेमाल करती है, जिससे दुनिया की हर एक जगह को अपना एक अनोखा, यूनिक पता मिलता है। तो चलिए अब इस ग्लोबल एड्रेस सिस्टम को समझते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है वो है अक्षांश, जिसे अंग्रेजी में हम लैटिट्यूड कहते हैं। इसे समझने के लिए हमें पहले एक शुरुआती लाइन, एक स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत है। अब देखिए, किसी भी ग्रिड के लिए एक शुरुआती लाइन तो चाहिए ही, है ना? धरती के लिए वो शुरुआती लाइन है भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर। ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को ठीक बीच से उत्तरी और दक्षिणी 2 गोलार्धों में बांटती है। तो फिर ये अक्षांश है क्या चीज? बहुत आसान है। ये भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ की दूरी का नाप है और इससे डिग्री में नापा जाता है। भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री पर और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं ये डिग्री भी बढ़ती जाती है। और हाँ, अक्षांश के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसका सीधा संबंध मौसम से है, क्लाइमेट से है। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के पास आमतौर पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, जबकि ध्रुवों यानी 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण जैसे ऊंचे अक्षांशों पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ उत्तर दक्षिण की स्थिति जानना ही तो काफी नहीं है। पूरब और पश्चिम का क्या? यहीं पर दूसरा कोऑर्डिनेट यानी देशांतर या लॉन्गिट्यूड काम आता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई कहता है कि वो भूमध्य रेखा से 29 डिग्री उत्तर में है, तो क्या उसे ढूंढा जा सकता है? नहीं, क्योंकि 29 डिग्री उत्तर वाली लाइन तो पूरी धरती के चारों ओर फैली है। हमें यह भी तो बताना होगा कि उस लाइन पर कोई पूरब में है या पश्चिम में। और बस यहीं पर तस्वीर में आता है देशांतर। ये एक शुरुआती खड़ी रेखा जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, उससे पूरब या पश्चिम की दूरी का माप है। अब देखिए, अक्षांश के लिए तो भूमध्य रेखा एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन देशांतर के लिए ऐसा कोई प्राकृतिक बिंदु नहीं था। इसलिए साल 1884 में दुनिया के कई देशों ने मिलकर ये तय किया कि 0 डिग्री देशांतर की जो रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरेगी। तो चलिए एक बार फटाफट दोनों को आमने सामने रखकर समझते हैं। अक्षांश रेखाएं, जिन्हें पैरेलल्स भी कहते हैं, वो पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं,
लेकिन दूरी उत्तर दक्षिण की नापती हैं और ये जलवायु से जुड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ देशांतर रेखाएं, जिन्हें मेरिडियंस कहते हैं, वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, पर दूरी पूर्व पश्चिम की नापती हैं और इनका सीधा संबंध है समय से। और सबसे जरूरी बात, जब ये दोनों यानी अक्षांश और देशांतर एक साथ मिलते हैं तो ये बनाते हैं एक ग्लोबल ग्रिड, एक पूरा जाल। और इसी ग्रिड की मदद से हम किसी भी जगह का बिल्कुल सटीक पता लगा सकते हैं। जैसे दिल्ली का पता है लगभग 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प भारतीय मोड़ भी है जो हमें इतिहास में काफी पीछे ले जाता है। तो सवाल यह है कि क्या ये प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री की लाइन हमेशा से ग्रीनविच में ही थी? जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। जवाब है बिल्कुल नहीं। ग्रीनविच को मानक माने जाने से बहुत पहले, लगभग 1500 साल पहले, भारत की अपनी एक प्रमुख याम्योत्तर रेखा थी जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। ये रेखा भारत के प्राचीन खगोलीय केंद्र उज्जैन से होकर गुजरती थी और वराहमिहिर जैसे महान खगोलविद इसे अपनी गणनाओं के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मानते थे। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। सोचिए, अगर आज ये फैसला हमें लेना होता कि पूरी दुनिया के लिए एक प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरेगी, तो हम उसे कहाँ रखते? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर।